अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू अल-हल्म कोचिंग एकेडमी। माय नेम इज़ अरशद हयात। और आज जो हमारा संडे टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, ये हमारा जो है वो संडे टेस्ट का जो स्केजुअल है, केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर स्टोइचोमेट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 में स्टोइचोमेट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। चले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे लिखा है कि 4 ग्राम अगर मैं मैग्नीशियम को ले लूँ इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो बताए कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आप थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर दे। तो पहले यहाँ पे मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूँगा कि अगर मैं 2 मैग्नीशियम को साथ में ऑक्सीजन को ले लूँ एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे यहाँ पर एमसीक्यूज़ में बताया है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान रिलेशनशिप बताया है। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैग्नीशियम मेरे पास 2 मोल है, तो 2 मोल का मतलब है 48 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 एंड मल्टीप्लाई 2। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 48 ग्राम मैग्नीशियम, ये मेरे पास 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट को देखूँ तो स्टेटमेंट में मुझे बताया है कि 4 ग्राम मैग्नीशियम आप ले लें, तो 4 ग्राम मैग्नीशियम कितना थ्योरेटिकल यील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6.6 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। चले नेक्स्ट में मुझे बताया है कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है, तो इसके लिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट को कितना ले लूँ। तो दोबारा मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूँगा कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी सॉलिड होगा। मुझे यहाँ पे रिलेशन बताया है कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूँ तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 3 तो 48 हो जाएगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं ले लूँ तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल में हमारे पास 22.4 dm³ होता है या 22.4 लीटर होता है एट STP में। अब मुझे बताया है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44.8 लीटर अगर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो 44.8 लीटर तो ऑटोमेटिकली यार यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम डबल हुआ है। तो जब वॉल्यूम डबल हुआ है तो आप लोग यहाँ पर मास को भी डबल करोगे। तो 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर मैं 200 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का लूँगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल में, और सेंट्रल एटम की बात की है, सेंट्रल एटम इन वाटर। तो पहले मैं ऐसा करूंगा, वाटर लिखूंगा, वाटर हमारे पास H2O होगा। तो वाटर का जो सेंट्रल एटम है वो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। तो जब भी हम वाटर का शेप लिखते हैं तो एंगुलर, और यहाँ पे वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ 2 लोन पेयर होंगे। तो इसका मतलब है कि वाटर का जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसके साथ 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो ये तो आसान है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 3 कर ले, यहाँ पे सबको ऐड कर दे, आंसर आप लोगों के पास 100 ग्राम आ जाएगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, द रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपको एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन रेशो आप लोगों ने बताना है, और रेशो आप लोगों ने एनर्जी का बताना है और साथ में फ्रीक्वेंसी, और ये रेशो किसका होगा? फोटॉन का रेशो होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो प्लैंक कांस्टेंट लगाऊंगा h, और यहाँ पर अगर मैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालूंगा तो E डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वो हमारे पास बराबर होगा प्लैंक कांस्टेंट h के, और प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास बराबर है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर है। अच्छा, व्हेन 6d ऑर्बिटल, इस एमसीक्यूज को अगर आप देखें आपको बताया है कि 6d ऑर्बिटल वो फिल हुआ है, यहाँ पर 6d ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल हुआ है, और आपको बताया है कि इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे? द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू, मतलब 6d के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को जाने वाले हैं? तो अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल ऑर्बिटल की जब भी हम फिलिंग करते हैं वो n+l रूल के मुताबिक करते हैं। n+l वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एनर्जी के, एंड n+l वैल्यू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्टेबिलिटी के। तो यार वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा जिसकी n+l वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, f के लिए l की वैल्यू 3 है, g के लिए l की वैल्यू 4 है, h के लिए l की वैल्यू 5 है, और i के लिए l की वैल्यू 6 होती है। 6 ऑर्बिट होते हैं। अब मुझे बताया है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6d में गए हैं, अब 6d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? तो मैं पहले 6d का n+l वैल्यू निकालूंगा, तो n+l यहाँ पर 6 + 2 आंसर जो है वो 8 आएगा। अब यहां पर मैं सब की n+l वैल्यू निकाल रहा हूं, 7 + 3 आंसर जो है 9 आएगा। 7 + 2 आंसर जो है 7 + 3 सॉरी आंसर 10 आएगा। 7 + 2 आंसर 9 आएगा। 7 + 1 आंसर 8 आ जाएगा, और 7 + 0 आंसर जो है वो 7 आएगा। तो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो 7p आएगा, 7s नहीं आएगा। अब देखिए 7s की n+l वैल्यू वो 6d से कम है, लेकिन एमसीक्यूज में आपको बताया है कि 6d ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो 6d फिल होने से पहले ऑलरेडी 7s जो है वो तो फिल हो चुका होगा ना। 6d से पहले 7s फिल हो चुका होगा, तो 6d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? वो 7p को जाएंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास 7p आ जाएगा। अच्छा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर मेरे पास n की वैल्यू गिवन हो तो कह रहा है कि l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो ये बात नोट कर दे कि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए। n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होनी चाहिए, तो l की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी n-1। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल n-1 मतलब l की वैल्यू 0, और फर्स्ट शेल में l की वैल्यू 0 का मतलब है कि फर्स्ट शेल में जस्ट s ऑर्बिटल होता है। सेकेंड शेल में 2-1, तो l की वैल्यू मैक्सिमम 1 आ सकती है, मतलब सेकेंड शेल में p ऑर्बिटल भी होता है। तो मैक्सिमम l की वैल्यू जो है वो मेरे पास n-1 जो है वो आ सकती है।
अच्छा, व्हाट डज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के मूड के बारे में बताता है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बता रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल ये हमें एज़मुथल क्वांटम नंबर बताता है। और एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा है। अच्छा, फॉर फॉलोइंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब भी हम पाले एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन वो हमेशा एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन से होने चाहिए। टू इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट स्पिन। तो एक की वैल्यू +1/2 होगी और एक की वैल्यू जो है वो -1/2 होगी। समझ आ गई ना। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन को देखूँ तो हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कोई भी हो सकता है। और पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन से होनी चाहिए, तो कम से कम एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट में बताया है कि विच वन इज़ हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं तो एनर्जी n+l वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एनर्जी का। n+l जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो n+l 5 आ रहा है, n+l 4 आ रहा है, n+l 5 और n+l 4। तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन नंबर सी आएगा और या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो जब n+l वैल्यू सेम हो तो फिर मैं n वैल्यू को देखूंगा। n वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एनर्जी। तो जिसकी n वैल्यू बड़ी होगी फिर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अच्छा, कैनाल रेस एक्चुअली बेसिकली जो है वो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव आयंस है। जब भी अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस लेते हैं, यहाँ पर मैं एक गैस ले रहा हूँ और जब मैं इसका वोल्टेज ज़्यादा करूँगा और प्रेशर को रिड्यूस करूँगा तो ये गैस आयोनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो के इसको हम कैथोड रेस का नाम देते हैं। और ये जो होल पॉजिटिव चार्ज है इसको हम एनोड रेस का नाम देते हैं। तो एनोड रेस एक्चुअली ये गैसियस आयन होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया हो, ओनली हाइड्रोजन एटम, और इसको अगर आप आयोनाइज करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा। फिर एनोड रेस हाइड्रोजन एटम के केस में, सिंपल हाइड्रोजन एटम के केस में एनोड रेस जो है उसको आप प्रोटॉन कह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एटम के अलावा अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले रहे हो तो उस सिचुएशन में हमारे पास एनोड रे जो है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। चले, H2SO4 और H3PO4 ये आप इसमें क्या है, H3PO4 और H2SO4। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, H2SO4 और H3PO4। तो यहाँ पर H3 और PO4 है, H3PO4 और H2SO4। अब हमें पता है कि यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 और एटॉमिक मास जो है वो 16 हो जाएगा। तो मैंने हर एक एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 1 1 1 ये जो है वो मेरे पास 16 और ये 32, यहाँ पर 8 16 8 16 8 16 और 8 16 हो जाएगा। अब आइसोटोप्स है, आइसोबार है और आइसोटोन है। तो अगर हम आइसोटोप्स को देखें ना तो आइसोटोप में मेरे पास एटम जो है वो सेम होनी चाहिए।
Z जो है वो भी सेम होना चाहिए और A जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो यार यहाँ पर एटम डिफरेंट है, एक में फास्फोरस आया है और एक में सल्फ़र आया है, तो इसका मतलब है आइसोटोप्स तो नहीं हो सकते। आइसोबार की अगर हम बात करें तो आइसोबार में एटम डिफरेंट और यहाँ पर Z जो है वो भी डिफरेंट और A जो है वो सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ A यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 32 है, तो A तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है आइसोबार का डिफिनीशन भी फॉलो नहीं कर रहा। आइसोटोन्स को देखते हैं। आइसोटोन में एटम डिफरेंट होंगे, आइसोटोन में एटम डिफरेंट, आइसोटोन में Z डिफरेंट होगा, आइसोटोन में A भी डिफरेंट होगा और आइसोटोन में न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होगी। तो चले हम न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 1 - 1 0, यहाँ पर 16 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 8 8 8 और 8, समझ आ गई। यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन, 0 0, यहाँ पर 16, यहाँ पर 8 8 8 और 8। तो अगर मैं देखूँ तो दोनों में न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी है, तो H2SO4 और H3PO4 आप इसमें आइसोटोन्स है, बिकॉज इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 मोल, अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 मोल वाटर ले लूँ, तो 1 मोल वाटर हमें पता है कि यार 1 मोल वाटर 18 ग्राम के बराबर है, लेकिन मुझे अब हाइड्रोजन की 10 ग्राम की बात की है, तो इस 18 ग्राम में मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन के होते हैं। तो मुझे पता चल गया कि यार 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे। अब बताया है कि अगर आप हाइड्रोजन के 3 ग्राम ले ले, तो चलो हाइड्रोजन के अगर मैं 3 ग्राम लूँगा तो वाटर कितने मोल होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर 1.5 आएगा। 1 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 3 ग्राम में डैश मोल ऑफ वाटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1.5 आएगा। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस, वाटर कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर मैं 3 मोल ऑक्सीजन के ले लूँ, तो यार पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कि 2 हाइड्रोजन वो 1 ऑक्सीजन के साथ मिलता है और मेरे पास 2 वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। अब मुझे जस्ट ऑक्सीजन और वाटर की बात की है, हाइड्रोजन का कोई जिक्र नहीं किया, तो मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालूंगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर मैं 1 मोल वाटर ऑक्सीजन ले लूँ तो वो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में मुझे ये बात बताई है कि अगर आप 3 मोल ऑक्सीजन ले ले, अगर आप यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन ले ले तो वाटर कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 6 मोल वाटर, 6 मोल वाटर। लेकिन यहाँ पर ग्राम दिया है तो मास का फार्मूला, मोल का फार्मूला यूज़ करें, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो 6 मोल वाटर में हमारे पास 108 ग्राम होते हैं, तो 108 ग्राम जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, 12 ग्राम वाटर रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, विच वन इज एक्सेस रिएजेंट। तो पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। अब अगर मैं इक्वेशन को देखूँ तो इक्वेशन 12 ग्राम, 1 कार्बन 12 ग्राम है और 1 ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो यार मुझे जो डेटा गिवन है वो तो ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें एक्सेस और लिमिटिंग नहीं होगा। ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है और स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट होगा। ये दोनों एक ही टाइम पर ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे डेटा गिवन है वही डेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। अच्छा, H3PO3, यहाँ पर जो मुझे गिवन है H3PO3 कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ व्हाट हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस।
आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर मैं इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन करूँगा तो कितने मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये बात नोट कर दे, ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच है तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, नॉट एसिडिक। वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा जो कि सिर्फ डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। तो इसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा, ये वाला भी एसिडिक होगा, ये वाला एसिडिक नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होगा। तो दैट्स वाई H3PO3 जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का यूनिट मो dm³ पर मोल होता है। हम जब भी कहते हैं 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा 22.4 dm³, STP में हम बात करते हैं तो मोलर वॉल्यूम। अच्छा 16 ग्राम ऑक्सीजन है वो 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात का ख्याल करें, जब भी आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी हो तो यहाँ पर ये बात नोट कर दें कि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हमारा काम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट से होगा। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा काम यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट से नहीं होगा। जब भी हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो अब मुझे दोनों गिवन है कि आपके पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करूँगा। मुझे ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक अपने पास नोट कर दे। चले मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ कि एक स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है डिवाइडेड बाय इक्वेशन। तो मुझे अभी पता नहीं है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग है ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखिए हाइड्रोजन मेरे पास कितना है वो 12 ग्राम है, लेकिन इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अच्छा ये नोट कर दे 12 ग्राम है। और अगर मैं इक्वेशन को देखूँ तो इक्वेशन में 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है। इससे आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन को अगर चेक करें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑक्सीजन मेरे पास 16 ग्राम है और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर 0.5 आएगा। जिसका आंसर छोटा आ जाए वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका आंसर बड़ा आ जाए वो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट होगा। तो अभी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगी। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास ऑक्सीजन है तो मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जस्ट ऑक्सीजन पे फोकस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट ऑक्सीजन पे फोकस करूँगा। तो चले अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हम लिखते हैं, चले अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो 2 मोल वाटर, इसका मतलब है 36 ग्राम वाटर की प्रोडक्शन कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये मैंने इक्वेशन से लिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में बताया है कि ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो देखो हाफ हो गया तो ये क्या होगा x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आपके पास 18 ग्राम वाटर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट में है कि आप 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और 56 ग्राम नाइट्रोजन ले लें और बताएं कि इनमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका वॉल्यूम कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, जब भी वॉल्यूम की बात की हो तो एवोगाड्रो हमें कह रहा है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को ज़्यादा करूँगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करूँगा ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर भी और वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर भी, लेकिन आपको यहाँ पर लिखा है कि STP है। STP में टेम्परेचर और प्रेशर को इसने कांस्टेंट लिया है तो इसका मतलब है कि मैं इससे वॉल्यूम को निकालूंगा। वॉल्यूम को मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल से निकालूंगा क्योंकि STP में तो बस चलो दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर एक जैसा है। तो मोल्स निकालने के लिए फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रा चेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 88 ग्राम, मोलर मास 44 है, आंसर 2 मोल आ जाएगा। नाइट्रोजन को चेक करते हैं, मास गिवन है 56 ग्राम,
मोलर मास 28 है, आंसर 2 आ जाएगा। दोनों के मोल्स बराबर, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा। अगर मोल्स बराबर है तो वॉल्यूम भी बराबर होगा। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 36 ग्राम वाटर है और बताया है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर दे। ये ज़रा अपने पास नोट कर दे, नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करनी है और जो मुझे गिवन है 36 ग्राम वाटर गिवन है, लेकिन वाटर का जो नेचर है ये एक्चुअली मॉलिक्यूल, वाटर एटम तो नहीं है, वाटर तो मॉलिक्यूल है और मैंने इसके दरमियान, इसके अंदर एटम्स फाइंड करने हैं कि 36 ग्राम में कितने एटम्स है वाटर के। तो चले देखते हैं। 36 ग्राम का मतलब है कि यार 2 मोल्स हो जाएगा ना, मोल्स का फार्मूला यूज कर दे तो 2 मोल्स हो जाएगा। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 36 ग्राम मीन 2 मोल वाटर है। तो अभी मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो फार्मूला हमारे पास है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो पुट कर देते हैं, 2 है मेरे पास, मोल की कैलकुलेशन हो गई। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर हम लिखने वाले हैं, पार्टिकल की जगह पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। ये नोट कर दे, एटम नहीं लिखने। ऐसा नहीं है कि आपसे एटम पूछा हो और आप डायरेक्ट एटम लिखें। ये पार्टिकल की जगह पर क्या लिखना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये केमिकल का नेचर डिसाइड करेगा। केमिकल का नेचर डिसाइड करेगा कि आपने यहाँ पर क्या नोट करना है। केमिकल नेचर डिसाइड करेगा। तो केमिकल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मैंने पार्टिकल की जगह पर मॉलिक्यूल लिखा। तो ये मल्टीप्लाई कर दे, 2Na मॉलिक्यूल आ जाएंगे। लेकिन मुझसे तो मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, मुझसे तो एटम पूछा है। तो मॉलिक्यूल को जब आप एटम्स में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आंसर आया है 2Na, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एटॉमिसिटी के साथ। तो वाटर की एटॉमिसिटी 3 है। एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम कंबाइंड टू मेक अ मॉलिक्यूल। वाटर में 3 एटम्स है, 3 मल्टीप्लाई 2Na, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6Na एटम्स हो जाएंगे। 2 मोल्स वाटर में 6Na एटम्स है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा प्रेजेंट इन 48 ग्राम 8 STP। ऑक्सीजन अगर मैं 48 ग्राम ले लूँ तो 48 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा? तो यार STP में जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 मोल अगर मैं कोई भी गैस ले लूँ तो उसमें मुझे वॉल्यूम 22.4 लीटर मिलेगा या DM³ मिलेगा। अब 1 मोल गैस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर आप 1 मोल ले ले तो ऑक्सीजन 1 मोल 32 ग्राम के बराबर है ना। तो 32 ग्राम में 22.4 लीटर होता है। अब आपको बताया है कि यार अगर आप 48 ग्राम ले ले तो कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आप लोगों के पास 33.6 DM³ आ जाएगा। अच्छा, 74 ग्राम है आप लोगों के पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बताया है कि इसमें OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन कितनी होगी अगर आप इसको कंप्लीट आयोनाइज कर दें। तो अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा, पहले ये ज़रा नोट कर दें, तो ये मेरे पास कैल्शियम +2 और 2 OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1:2, 1 मोल जो है वो 2 मोल OH आयन की प्रोडक्शन कर रहा है। तो 1 मोल हम देखते हैं कि इसका मास कितना होता है। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का मास 40 है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो 16 और 1 17, 17 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 2 34 आ जाएगा। 34 को प्लस कर दे 40 के साथ, तो 74 ग्राम। इसका मतलब है 1 मोल का मतलब है 74 ग्राम है। तो 74 ग्राम कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है OH आयन? वो 2 मोल्स OH आयन की प्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और आपको एम्पिरिकल फार्मूला ऑलरेडी गिवन है।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो ऑलरेडी मुझे गिवन है, मैं इसके साथ जस्ट n मल्टीप्लाई करूँगा और n हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी ऑलरेडी गिवन है 150 और एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, तो यहाँ पर 150 आ जाएगा और CH2O ये 30 हो जाएगा। आंसर मेरे पास 5 आ जाएगा। तो अब 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे CH2O, सो द करेक्ट आंसर ये कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन जो है वो भी 5 हो जाएंगे। अच्छा, एक रिएक्शन है जिसमें A के 3 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं और B के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A और B है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक हो गया। अब आपको बताया है कि उस रिएक्शन में 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होते हैं और 2 मोल्स B के रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। अब आपको बताया है कि इफ़ वी 6 मोल ऑफ A, अगर मैं A को 6 मोल ले लूँ तो वहाँ पे B के कितने मोल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर x कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 4 मोल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आप लोगों के पास 4 मोल आ जाएगा। अच्छा, द मोर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यहाँ पर आपको दोबारा एटम्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, एंड हीलियम इज़ एलिमेंटल मॉलिक्यूल। इसको आप एटम भी कह सकते हैं क्योंकि अकेला है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। सो यार नंबर ऑफ एटम्स, पहले मैं इसमें मोल्स की कैलकुलेशन करूँगा ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 ग्राम, तो मोल्स किसके बराबर होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, तो 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल में ये हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल है ना, चलो पहले आप ज़रा मोल कैलकुलेट कर दें। मोल कैलकुलेट कर दिया, अब मोल बराबर है पार्टिकल्स, पार्टिकल की जगह पर क्या पुट करना है, मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका अपना नेचर मॉलिक्यूल है, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स मेरे पास 1 आया, 1 Na, 2 ग्राम में 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मैं इसको एटम में कन्वर्ट करूंगा तो यही आंसर को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी के साथ। इसमें 2 एटम्स है तो मेरे पास 2 Na एटम्स आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले मैं मोल्स कैलकुलेट करूँगा, मोल्स बराबर होगा मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 16, आंसर जो है वो मेरे पास 0.5 मोल आ जाएगा। 0.5 मोल हमारे पास CH4 का प्रेजेंट है। अब मैं दोबारा पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की जगह पर ये मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल लिखूंगा, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स मेरे पास 0.5 आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अभी मैंने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो आंसर आया है 0.5 Na, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी के साथ। इसमें टोटल एटम्स 5 है, तो 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 Na एटम्स आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सी जो होगा। यहाँ पे 2 Na आया था, यहाँ पे 2.5 Na आया है। अच्छा, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 से 1 तक, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन की प्रोडक्शन हो रही है, 6 से जंप कर रहा है 1 तक, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस आखिरी वाले को हटा के बाकी सब को ऐड कर दे, तो 9, 12, 14, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। सही है, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। आप इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हो, N2 - N1, N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाई 2।
अच्छा, डिफरेंट एटम्स आपको गिवन है और बताया है कि अल्फ़ा भी प्रोड्यूस हो रहा है, कि बीटा भी प्रोड्यूस हो रहा है और एल अल्फ़ा भी प्रोड्यूस हो रहा है। सो चले हम ऐसा करते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम तो हमें पता है कि यार सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इसमें और 1 इसमें। तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा तो तब प्रोड्यूस होगा जब इनर शेल की ट्रांजिशन होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया, फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसको फिल करने के लिए ये वाला आएगा, तो KLM। तो इधर से जब आएगा ना नज़दीक से, तो इसको हम अल्फ़ा कहते हैं। लेकिन किस शेल में आ रहा है, K में, तो K अल्फ़ा। और या ऐसा भी हो सकता है कि इस शेल से आएगा तो एडजेसेंट से आएगा तो बीटा, लेकिन किस शेल में आ रहा है तो ये K बीटा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि यार इस शेल से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाए, बिकॉज ये भी तो इनर वाला है। तो इसको आप फिल करने के लिए इधर से आएगा, तो एडजेसेंट से आएगा अल्फ़ा, लेकिन किस में आ रहा है, L में आ रहा है, तो L अल्फ़ा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम। सोडियम में ये 3 सीरीज जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज द स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में उसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको बताया है कि K शेल में मौजूद है, तो K शेल में बताए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये याद रखिए, K शेल इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। K शेल में काइनेटिक एनर्जी सबसे तेज़ी से घूमेगा क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो K शेल, छोटे शेल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती है। अच्छा, यहाँ पर बताया है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान। बोरान का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2s1s2 2s2 एंड 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन है बोरान में। तो दिस वन इज़ द लास्ट वन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो n मेरे पास 2 है और p के लिए l की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यार n3 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो n2 और l जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि 2p1 में है। कैलकुलेट टोटल नोट्स सेकेंड शेल में। शेल के अंदर जब आप नोट्स कैलकुलेट करोगे शेल्स के अंदर, तो फार्मूला है n स्क्वायर इंटू n माइनस 1। तो अब सेकेंड शेल है तो 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 आएगा। आंसर जो है मेरे पास 4 नोट्स बनेंगे। सेकेंड शेल में टोटल नोट्स 4 होंगे। अब सेकेंड शेल में हमें पता है कि यार 1s होता है और इसी तरह 2s होता है सेकेंड शेल में और 2p होता है, ठीक है। p के अंदर फिर फर्दर 3 ऑर्बिटल है। अब टोटल नोट्स तो 4 है, समझ आ गई। अब इस फर्दर ऑर्बिटल के अंदर जब टोटल नोट्स की कैलकुलेशन करेंगे, अब इस 4 में s के अंदर कितने हो, p के अंदर कितने हैं, तो इसके लिए फार्मूला है n माइनस l माइनस 1। तो देखिए 2 माइनस l 0 है माइनस 1, तो एक नोट 2s के अंदर होगा और 2n माइनस l माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पर 2 और l हमारे पास क्या है वो 1। और यहाँ पर जो सॉरी ये हमारे पास रेडियल नोट का फार्मूला है, रेडियल नोट का ये फार्मूला है। टोटल नोट जब आप लोग ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर कैलकुलेट करोगे ना, ऑर्बिटल के अंदर देखो शेल के अंदर टोटल 4 आ गए। अब टोटल नोड्स इन ऑर्बिटल तो वो हमारे पास है n माइनस 1। तो देखिए n2 है, 2 माइनस 1 आंसर 1 आएगा। 2s के अंदर एक नोड है और n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, 2p के अंदर एक नोड है। लेकिन यार ये तो ऑर्बिटल के अंदर है ना, तो आप ज़रा गौर से देखें 2px के अंदर एक नोड, 2py के अंदर एक नोड, 2pz के अंदर एक नोड, तो टोटल कितने हो गए, टोटल वही 4 हो गए। अब इसके अंदर जब आप फर्दर एंगुलर और रेडियल कैलकुलेट करोगे तो रेडियल के लिए फार्मूला है n माइनस l माइनस 1 और एंगुलर के लिए फार्मूला है
जस्ट L। तो आप फर्दर इसमें एंगुलर और रेडियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट 4 से 3 में जम कर रहा है, तो यार जब भी 3 में आएगा तो दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस सीरीज। ब्रैकेट 4 में आता है इलेक्ट्रॉन, पीफर्ड 5th में आता है, बाल्मर 2nd में आता है। तो जस्ट ये जो सीरीज के नाम है ये हम N1 को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 3 पे आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस सीरीज। अच्छा, अब वो पॉलिंग एंड हुंड्स रूल आर बेस्ट टू एक्सप्लेन। नाइट्रोजन से सबसे बेस्ट एक्सप्लेन होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3 हो जाएगा। पहले अब वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो अब वो कहता है n+l रूल के मुताबिक फिलिंग करनी है। तो देखो 1 + 0 2 + 0 और 2 + 1, हाँ यहाँ पर अब वो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर पॉलिंग कहता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट करने हैं, तो ये भी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है। तो यार इन दोनों में यहाँ पर पॉलिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। और ये p3 तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो यहाँ पर हुंड्स रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो नाइट्रोजन में तीनों प्रिंसिपल एक ही साथ में अप्लाई हो रहे हैं और सबसे बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L3 है, तो L F के लिए 3 होता है। इसका मतलब है F के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और ये F है, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं। लेकिन यार आपको साथ में m की वैल्यू भी गिवन है, आपको साथ में m की वैल्यू भी गिवन है। तो m हमारे पास बराबर है -L0 × +L। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा -3 0 × +3, तो चलो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आपको बताया है कि L तो 3 है लेकिन m -2 है। मीन सिंगल ऑर्बिटल का बताया है, m वैल्यू गिवन है तो मीन सिंगल ऑर्बिटल की बात की है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। अगर m की वैल्यू गिवन नहीं थी तो फिर जो है हम आंसर 14 लिखते हैं। हाउ मेनी d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्रोमियम +2। तो ये यार हमें सबको पता है कि क्रोमियम जो है आर्गन और 4s1 3d5। तो यहाँ पर अगर मैं क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन को उड़ाऊंगा तो एक S से चला जाएगा और एक D से चला जाएगा। तो यहाँ पर D में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहती हैं। चले, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक है, ये हमारे पास इज़ामुतल है। तो हमेशा ये ख्याल करें कि n की वैल्यू L से बड़ी होनी चाहिए लेकिन L की वैल्यू m से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन हमेशा फॉलो होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये n है, ये m है, ये L है, तो यार m बड़ा है अब और L छोटा है, तो ये तो पॉसिबल तो नहीं है। L की वैल्यू m से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर D रॉन्ग होगा। अच्छा, विच सेट रिप्रेजेंट द क्वांटम नंबर ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। तो यार क्रोमियम का अगर आप 19 इलेक्ट्रॉन देखोगे 19 वाला, तो वो 4s1 है, ये 19 इलेक्ट्रॉन है। तो यार n की वैल्यू 4 हो गई, L की वैल्यू s के लिए 0। तो यार जब L 0 है तो ऑटोमेटिकली m भी 0 है, ये वाला m भी 0 है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन 1/2 प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। चलो n = 1, अगर n 1 है तो बताए L और m की क्या वैल्यू है। तो यार n 1 है तो L भी 0 होगा और m भी 0 होगा, क्योंकि वही 2 कंडीशन आप लोग फॉलो करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट एटम। आप लोगों ने करेक्ट एटम बताना है और आपको बताया है कि एटम ऑलरेडी वो +3 आइंस फॉर्म में मौजूद है और उसका +3 आयन फॉर्म में ये कम्बिनेशन है। तो अगर मैं देखूँ तो +3 में अगर ये इस फॉर्म में मौजूद है तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया।
तो +3 फॉर्म में इसमें ऑलरेडी 19 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप ज़रा देखें ना कि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं दोबारा ऐड कर दूँ तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 22 एटॉमिक नंबर जो है वो टाइटेनियम का होगा। सो द करेक्ट एटम X जो है वो हमारे पास टाइटेनियम होगा, 22 एटॉमिक नंबर है। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर? 36 ग्राम का मतलब है 2 मोल वाटर है, समझ आ गई? 2 मोल वाटर है। तो अगर मैं 1 मोल वाटर ऐसे लिखूँ तो 1 मोल वाटर में 1 and 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यार 2 मोल वाटर में क्या होगा? X क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आंसर 4 आ जाएगा। 2 मोल में हमारे पास 4 मोल्स कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल ऑफ मीथेन? यहाँ पर नोट कर दें 2 मोल मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, तो हमें पता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब आपको बताया है कि 2 मोल मीथेन के लिए आप लोगों ने ऑक्सीजन कितने मोल लेने हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट लिखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो 2 मोल मीथेन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे 2 × 8 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे तो वाटर उसके हाफ बनेंगे, तो 4 वाटर बनेंगे, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, जितने हाइड्रोजन वाटर उसके हाफ बनेंगे। तो चले देखते हैं अब ऑक्सीजन कितने चाहिए मुझे। 4 और 4 8, वहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए? तो आप कहोगे कि यार 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 4 तो नहीं है, नन। 4 मोल ऑक्सीजन आप लोगों को चाहिए अगर आप 2 मोल मीथेन की कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड द परसेंटेज यील्ड? कह रहा है कि अगर परसेंटेज यील्ड का आंसर 100 से ज़्यादा आ गया, तो यार परसेंटेज यील्ड का आंसर 100 से तो तब ज़्यादा आ सकता है जब एक्चुअल यील्ड वो थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा हो, और एक्चुअल यील्ड तो कभी थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी एक्चुअल यील्ड का आंसर ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि इम्प्योरिटी इन द प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी चली गई है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो उसका आंसर थ्योरेटिकल से ज़्यादा आया है। तो वो इम्प्योरिटी जो है वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो नहीं होगा, वो हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट होगा। वाई इज़ द इम्पोर्टेड कैलकुलेट इम्पोर्टेड परसेंटेज यील्ड जो है हम इंडस्ट्री में इसकी कैलकुलेशन क्यों करते हैं? तो इवैल्यूएट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है, और ये जो है हम इसका एक एप्लीकेशन है जो हम इंडस्ट्री में ये फॉलो करते हैं। हुंड्स रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। हुंड्स रूल की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में डीजेनरेट ऑर्बिटल आता है, लेकिन एस के अंदर तो एक ऑर्बिटल है। यहाँ पर हम तो किसी के साथ इसका कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होने चाहिए, तब जाके वहाँ पे हुंड्स रूल अप्लाई होगा। अब P के अंदर फर्दर 3 ऑर्बिटल है, यस हुंड्स रूल, ये सारे डीजेनरेट है। D के अंदर फर्दर 5 ऑर्बिटल है, यस ये सारे डीजेनरेट हैं। लेकिन S के अंदर एक ऑर्बिटल है, वहाँ पर हुंड्स रूल अप्लाई नहीं होता। और लास्ट में हमें ये बताया है कि एन एटम एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट, कह रहा है N4 है, और N4 जो है आपको यहाँ पर बताया है एक्साइटेड स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने 4 शेल तक जंप किया है। बताया है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे, तो यार मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन 7 से 4 तक आ सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर 4 में मौजूद है तो इसका मतलब है कि यार 5, 6 और 7 से आ सकता है। अगर 5 से आया, 6 से आया और 7 से आया, तो हमने क्या लिखा कि लास्ट वाले को हटा के, लेकिन यहाँ पर एक रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है, तो इसको आप इसको 1 नाम दें, इसको 2 नाम दे, इसको 3 नाम दे, इसको 4 नाम दे, आखिरी वाले को हटा के बाकी सबको ऐड कर दे, आंसर 6 आ जाएगा। और आप इस फार्मूले से करें N1 - N2
N1 माइनस N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर N2 जो है वो आप 7 पुट कर दें क्योंकि मैक्सिमम आपसे मांगा है, और N1 जो है वो आप लोग 4 पुट कर दें। सो द करेक्ट आंसर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।